नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी के ऑफर को ठुकराते हुए कहा कि काहे की आरजेडी। तो सीएम नीतीश कुमार का आज एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि कौन क्या बोलता है उसके चक्कर में मत रहिए। आरजेडी के साथ ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए हमने साथ छोड़ दिया। हम लोग अब एक साथ हो गए हैं। हम लोग पहले भी एक साथ थे, अभी भी साथ काम कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद से मुलाकात को महज एक संयोग बताया और कहा कि कोई मिलता है तो नमन तो करते ही हैं। अरे कौन क्या बोलता उसके चक्कर में मत आइए। अब हम लोग एक साथ हो गए हैं, अब एक साथ पहले थे, काम कर रहे हैं और जो गड़बड़ी हुई है वो सबकी जांच पांच होगी। अब ऐसे में कोई भी मिलता है मेरे खिलाफ हो या नमन तो करते ही रहते। आपको मेरी आदत है, तो वो लोग अपना आ रहे थे, तुम लोग भी हम भी अपना किए, तो उससे कोई मतलब नहीं। यही नहीं, सीएम नीतीश कुमार से जब आरजेडी कोटे के मंत्रियों के मंत्रालय के जांच की बात पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर जांच की जाएगी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात को एक बार फिर से दोहरा दिया है कि आरजेडी के कोटे से जो मंत्री बनाए गए थे उन सभी मंत्रियों द्वारा जो फैसले लिए गए हैं उसकी जांच की जाएगी। सर, आपने उनके विभागों के जांच के निर्देश आपने दिए हैं। विधानसभा में आपने कहा था कि कई लोगों ने गलत तरीके ये तो हम सब दिन करते हैं। देखिए, अगर कोई भी कहीं पर गड़बड़ी हुई है तो एक एक चीज को देख करके जांच करना तो जरूरी है ना, इसलिए हम लोग कभी कोई गड़बड़ी होने नहीं देंगे। वहीं राहुल गांधी के बिहार दौरे पर नीतीश कुमार ने निशाना साधा है। उनकी तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी बिहार में आते भी हैं तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत फिलहाल बिहार में हैं और सीएम नीतीश कुमार से जब उनसे सवाल पूछा गया राहुल गांधी के दौरे पर तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के आने से क्या फर्क पड़ता है। जब साथ थे उस वक्त भी राहुल गांधी से कहा था, जातीय गणना के बारे में बोलने को कहा था। राहुल गांधी जातीय गणना पर कुछ नहीं बोले, अब क्या बोलते हैं इससे कोई फर्क नहीं है। बोलने का कोई मतलब है, उसको तो कितना बार कह रहे थे। अब वो जो कहते रहते हैं, जो हम लोग यहाँ पर जातीय गणना करवाए, जाति गणना कराए, अब हम बराबर कहते थे मीटिंग में कि जरा बोलिए बिहार में कितना बड़ा काम हुआ। अब बिहार में कितना काम हो करके एक एक आदमी की आर्थिक स्थिति का भी पता हम किए और सब करते हुए लोगों को हम मदद कर रहे हैं, तो उसकी कोई चर्चा करता है? जी, कभी कोई चर्चा नहीं करता है जो यहाँ पर हो रहा है। सर, केंद्रीय स्तर पर लेकिन हाँ, एक बात है कि मीडिया में वो कुछ भी करते रहता है, उसका प्रचार होता है, तब उसमें प्रचार करता रहे। लेकिन हम दरअसल आज भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि है और इस मौके पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। नीतीश कुमार ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें याद भी किया। तो आज आपको बता दें कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि के मौके पर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया और कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने नमन किया है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब माल्यार्पण करने के लिए सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे। आपको बता दें, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि के मौके पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया था। अब तो दूसरे राज्य भी कई जगह पर कुछ एडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है तेलंगाना में, तो इतना भी कितना बड़ा चीज है जो इन्होंने काम किया। और उसके लिए तो हम सोच लीजिए कि जब से हम सरकार में थे तब से हम डिमांड करते रहे, तब से हम सरकार ने कर दिया। हाँ? वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में लोकसभा की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत होगी और इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव के बयान पर भी सम्राट चौधरी ने निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनाते हैं। हमारे
हमारे साथ है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात करें। सर, किस मिशन के साथ आए हुए हैं राष्ट्रीय अधिवेशन में? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा 370 का टारगेट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है और इस देश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार भारत को श्रेष्ठ बनाने में लगा है, उस काम में आया। सर, अगर हम बात करें, जिस तरह से लालू यादव का बयान आया था, उन्होंने फिर से नीतीश कुमार के लिए कहा है कि दरवाजे खुले हुए हैं। लालू प्रसाद जी इस देश में लुटेरे के प्रतीक हैं और कल दो युवराज जो लुटेरे हैं, राहुल गांधी जो देश के लुटेरे हैं और बिहार के तेजस्वी यादव, दोनों मिलकर घूम रहे थे। बहुत धन्यवाद। कैमरा अपू पाठक। तो सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद बिहार में सियासत भी शुरू हो चुकी है। अब महागठबंधन की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। आरजेडी और कांग्रेस ने बीजेपी को ही लुटेरा पार्टी बताया है, तो वहीं हम की तरफ से सम्राट चौधरी के बयान का समर्थन किया गया। बेचने वाला देश बेच रहे हैं और देश बेचने वाला बिहार बेचने के लिए दुओं को बैठा दिए हैं। सुबह से लेकर शाम तक बिहार की बोली लगावेंगे, बिहार को ही बेचेंगे। पूरा देश न जानता है, सुबह से उठता है और शाम तक एक ही बात करता है। बिहार में जिसको स्थापित कर दिया है, बिहार बेचने के लिए हर मोड़ पर बोली लगा रहा है। सम्राट चौधरी ठीक ही कहा है कि बिहार में दो लुटेरे घूम रहे हैं, एक जेडीयू और दूसरा भाजपा। दोनों ने 2005 से लेकर अब तक लगातार बिहार को लूटता रहा है। जब जब लूट में दिक्कत होती है तो नीतीश कुमार और भाजपा अलग हो जाते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो बयान दिया गया है आदरणीय सम्राट चौधरी जी के द्वारा कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर, ये उन्होंने क्या गलत बोला है? प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बोला है वो सही तो ही बोला है। 70 सालों में कांग्रेस ने देश को लूटा। तेजस्वी यादव ने जब जब बिहार में सरकार बनती है, तेजस्वी यादव बिहार को लूटते हैं। आरजेडी के सांसद मनोज झा की तरफ से भी एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि सभी विभाग जो हैं वो दोनों डिप्टी सीएम के पास हैं और उन विभागों का काम ठप पड़ा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा का ये बड़ा बयान। आरजेडी कोटे के मंत्रियों के यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो विभाग हैं सभी दोनों डिप्टी सीएम के पास हैं। डिप्टी सीएम और सरकार में पेंच है, दबाव और दिक्कत बना हुआ है। नीतीश जी सरकार में असहज हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश जी के कई को जानते होंगे। दो डिप्टी सीएम के पास सारे विभाग हैं। अब वो सारे विभाग, उनकी कार्यशैली देख लीजिए, कार्यप्रणाली दीजिए, ठप पड़ी हुई है चीजें। बिहार को गवर्नेंस का जो मॉडल तेजस्वी जी ने एस्टैब्लिश किया था ना, डिलीवरी ऑलमोस्ट एवरी डे, वो रुक सा गया। अब क्या पेच है, क्या दिक्कत है, क्या दबाव है, मैं तो समझता हूं कि कितना सहज नीतीश जी महसूस कर रहे हैं, या अगर वो असहज हैं तो जो उनके इर्द गिर्द जिनका जिक्र तेजस्वी जी ने कई के प्रतीक के माध्यम से किया था, संभवतः वो जानते हैं। तो वहीं आरजेडी कोटे के मंत्रियों के जो विभाग थे उसके जांच पर भी उन्होंने अब बयान दिया है। मनोज झा की तरफ से कहा गया है कि सरकार जरूर इसकी जांच कराए, सरकार की मंशा को हम समझ रहे हैं। और क्या सरकार दी हुई नौकरियों को वापस ले लेगी? क्या आशा, ममता, रसोईया का बढ़ा मानदेय वापस ले लिया जाएगा? उन्होंने ये भी सवाल पूछा कि क्या बेहतर बनाए गए अस्पतालों को बदतर हालात में ले जाएंगे? डिप्टी सीएम रहते हुए तेजस्वी यादव ने यही सब तो गलती की है। सरकार जांच नहीं कर रही है, सरकार घबराहट में है। हम समझते हैं दी गई नौकरियां वापस ले लेंगे ना, जो लाखों युवाओं को नौकरी मिली वो आपको पच नहीं रहा, वो वापस ले लेंगे। जो अस्पताल बेहतर हो गए उन अस्पतालों को आप फिर बदतर हालत में ले जाएंगे। ये गलतियां की है ना उन्होंने। फ्लाईओवर के नीचे की जो जमीनें अनयूटिलाइज थी, जो जगह जहां आप बच्चे युवा खेल सकते हैं, वो खत्म कर देंगे ना। जो मानदेय बढ़ा, आशा, ममता, रसोईया, उसको खत्म कर देंगे ना। ये जांच वांच नहीं है, यह आपकी घबराहट है। तो तेजस्वी यादव और आरजेडी कोटे के मंत्रियों के विभाग के जांच पर अब बिहार में सियासत काफी तेज हो गई है। बयानों का दौर भी शुरू हो चुका है, जहां आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से सरकार पर हमला बोला जा रहा है, तो वहीं बीजेपी और जेडीयू ये कह रहे हैं कि गड़बड़ी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। को भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेताओं को इस बात का डर है
कि जो नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को उप मुख्यमंत्री रहते हुए उनके कार्यों की जिस तरह से आम आवाम नौजवान प्रशंसा कर रहे हैं, उन पर विश्वास कर रहे हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं, वो इन लोगों को पच नहीं रहा। राजद के लोगों की आदत में शुमार है राजनीतिक रूप से अनैतिक काम करना, यदि पद मिल जाए तो उसका बेजा इस्तेमाल करना, भ्रष्टाचार में संलिप्त रहना, और इसके कई उदाहरण बीते समय में हमें देखने को मिले हैं। जो भी डिपार्टमेंट्स इनको मिले, लगातार उनमें गड़बड़ियों की सूचना मिलती रही, अद्यतन कार्रवाई भी की गई है, लेकिन अब सत्ता से ये लोग बेदखल हो चुके हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कभी भ्रष्टाचार के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तो भाजपा अपने राजनीतिक विरोधियों को फंसाने के लिए नीचता की किसी भी हद तक चली गई है, लेकिन भाजपा ये क्यों भूल रही है कि समीक्षा के नाम पर ये फंसाने की राजनीति करने वाली भाजपा की सरकार भी तो एक दिन जाएगी। राजद और रालू परिवार भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है। जब जब जहां जहां ये जिस विभाग में रहे वहां घोटाला भ्रष्टाचार तय मानिए, जैसा कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय श्री सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी ने कहा था कि इनके फाइलों की जांच करवाएंगे। जांच शुरू हो गई है, इसीलिए लोग हताश, परेशान और घबराए हुए हैं। तो वहीं किशनगंज में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमारे 4 विधायकों का क्या हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, अब उन पर कोई विश्वास नहीं कर सकता है, और भी बहुत कुछ हमला उन्होंने तेजस्वी यादव पर बोला है। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। तेजस्वी यादव को जरा सोचना चाहिए था कि जब तुमको मजलिस की जरूरत पड़ी तो अख्तर अली मान को बुलाया और बोला कि अख्तर भाई हमारा साथ दे दो। तेजस्वी, तुमने जो 4 गुलाब जामुन समझकर हमारे विधायक को खा लिया, वो हजम कर गए तुम उनको। क्या किया तुमने उन 4 का? कहां मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे वो लोग। आज अख्तर अली मान से कह रहे, अरे हमने पहले दिन से कहा था कि हम बीजेपी से कभी समझौता नहीं करने वाले, हम कभी समझौता नहीं किए, ना करेंगे कभी इंशाअल्लाह ताला। और आज दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। आपको बता दें, ये बैठक 18 फरवरी तक चलने वाली है और इस बैठक में पीएम मोदी शामिल हो रहे हैं। और बताया जा रहा है कि इस बैठक में पीएम मोदी 2024 के लिए जीत का मंत्र सभी नेता और कार्यकर्ताओं को देंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस बैठक में पार्टी पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में पीएम मोदी के भी शामिल होने की खबर है। दोपहर 3 बजे जेपी नड्डा झंडा फहराएंगे और इसी के साथ राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक शुरू हो जाएगी। 17 फरवरी को पार्टी पदाधिकारी की बैठक होगी और इस बैठक में करीब 11,500 प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, पार्टी के सांसद, पार्टी के पूर्व सांसद, विधायक, सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष, देश के सभी जिला के जिला अध्यक्ष, सभी पंचायत के अध्यक्ष, मेयर, डिप्टी मेयर, ये सभी शामिल रहेंगे। कल राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन पीएम मोदी के अभिभाषण के साथ होगा और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में पार्टी की जीत का मंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं को देंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक इस अधिवेशन में 2 प्रस्ताव भी लाए जाएंगे। पहला प्रस्ताव विकसित भारत मोदी की गारंटी और दूसरा प्रस्ताव राम मंदिर पर हो सकता है। तो बीजेपी के 2 दिवसीय चलने वाली इस बैठक की तैयारी भी काफी जोर शोर से चल रही है। दिल्ली में पूरी तैयारी कर ली गई है। क्या है तैयारी, इसका जायजा लिया है संवाददाता विनीत कुमार ने। आज से बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हो रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर के यहाँ पर तैयारी जो है यहाँ पर काफी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट लगाए गए हैं, साथ ही साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कटआउट लगाए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है वहां पर पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लोगों के स्वागत के लिए यहाँ पर आप देखिए
परंपरागत जो नृत्य होते हैं उसके द्वारा लोगों का स्वागत जो है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ ढोल में जो है वो बजाए जा रहे हैं और यहाँ पर पूरी तैयारी जो है वो में की जा रही है। अगर हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी बात करें, हालांकि वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सर अगर आप बताना चाहेंगे कि क्या कुछ तैयारी जो है वो की जा रही है, तो यहाँ पर जो साफ तौर पर यहाँ पर तैयारी जो है वो बड़ी तैयारी जो है वो की जा रही है। यहाँ पर देखिए पूरी तरह से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जिस तरह से जो विकास के काम हुए हैं उसको पूरी तरह से दिखाया गया है। चाहे जहाज की बात हो, जिस तरह से भारत में तेजस का विकास हुआ है, इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें राम मंदिर का भी पोस्टर लगाया गया है, महिलाओं के विकास की भी बात की गई है। साथ ही साथ जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो दिखाई गई है। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो विकास के काम हुए हैं उसको दिखाते हुए ये सब जो कार्यक्रम है, राष्ट्रीय अधिवेशन है, उसकी शुरुआत जो है वो 3 बजे की होगी। उससे पहले पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी और इसमें यह उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शिरकत करेंगे। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत होगी वो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण के साथ होगी और समापन जो होगा वो प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ होगा। तो साफ तौर पर यहां पर गुरु मंत्र जो है 2024 की जीत का वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ही अपने कार्यकर्ताओं को देंगे। कैंपसन अप्पू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। कटिहार से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां आग में झुलसने से 2 बच्चे की मौत हो गई है और एक बच्चा गंभीर रूप से झुलसा हुआ है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। कदवा के भर्री वार्ड नंबर 11 की घटना बताई जा रही है। हालांकि आग लगने की वजह क्या रही अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है। पूर्व मुखिया दिलीप यादव ने जांच की मांग की है। तो कटिहार से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, आग में झुलसने से 2 बच्चे की मौत हो गई, एक बच्चा गंभीर रूप से झुलसा हुआ है। कदवा के भर्री वार्ड नंबर 11 की घटना बताई जा रही है। और अगली खबर आपको बेगूसराय से बता दें, बेगूसराय में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन करने के बाद जब लोग वापस लौट रहे थे तो उस दरमियान एक ट्रैक्टर हादसे का शिकार हो गया और इस ट्रैक्टर पर सवार 2 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई है और हादसे में 7 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें 3 छात्राओं की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। उन तीनों को बेगूसराय के सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बखरी विधायक सूर्यकांत पासवान घायल छात्रा से मिलने सदर अस्पताल पहुंचे और हालचाल पूछने के बाद हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। साथ ही दोनों छात्राओं की मौत पर भी दुख व्यक्त किया है। प्रतिमा विसर्जन में ये लोग जा रहे थे। ये बखरी थाना क्षेत्र के करेटार गांव की घटना है और उसमें हमारी 2 बच्चियां, एक आरती कुमारी और एक स्वीटी कुमारी, सोना, ये दोनों लड़की स्पॉट डेथ हो गई एक्सीडेंट में और 3-4 लड़की जो घायल है उसका इलाज यहाँ हो रहा है। पहले बखरी ले जाया गया बेहतर इलाज के लिए, अभी सदर अस्पताल बेगूसराय लाया गया है। भोजपुर के एक युवक प्रकाश की मौत पर अब एक नया खुलासा हुआ है। पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रकाश का एक पुलिस सिपाही की पत्नी के साथ अवैध संबंध था और उसी मामले से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और युवक ने महिला की अश्लील वीडियो बनाकर रखी थी, जिसके जरिए युवक महिला को ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठ रहा था। महिला परेशान होकर अपने पति को पूरा मामला बताती है, जिसके बाद पति ने युवक की हत्या की योजना बनाई। सिपाही ने युवक को फोन कर हल्द्वानी बुलाया और इसके बाद अपने साले और उसके दोस्त की मदद से अवैध पिस्टल का इंतजाम किया और इन लोगों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया है। युवक के हल्द्वानी आते ही वनभुलपुरा क्षेत्र में उपद्रव भड़क गया था, जिसका फायदा उठाकर सिपाही ने घटना को शातिराना ढंग से अंजाम दिया है ताकि हर किसी को ये उपद्रव में हुई मौत की कहानी लगे। हमारे द्वारा जब युवक की शनाख्त हो गई और शनाख्त होने के बाद में जब उसका एनालिसिस किया गया तो पता लगा कि ये युवक जो है ये बिहार का रहने वाला है
और ये हल्द्वानी में उस दिन किसी से मिलने आया था। बाकी ज़्यादा सर्विलांस करने पर ये पता लगा कि ये सितारगंज में किसी व्यक्ति के संपर्क में था और उस व्यक्ति ने इसको हल्द्वानी बुलाया। हल्द्वानी बुलाने के बाद में वहाँ पर इसके साथ में 2 व्यक्ति और थे और इन लोगों के बीच में किसी चीज़ को लेके झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद में ये जो व्यक्ति है इसकी गोलापार में ले जाकर हत्या कर दी गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।